इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। देखिए, भारतीय कानून व्यवस्था में प्रॉपर्टीज़ को दो श्रेणियों में बांटी जाती हैं, अचल और चल, यानी मूवेबल और इमूवेबल। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ ताकि लोग प्रॉपर्टियों का लेन देन कर सकें। भारतीय कानून व्यवस्था में सबसे पुराने कानूनों में से एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के कानून का एक विस्तार है और उत्तराधिकार कानूनों के समानांतर चलता है। अपनी अचल संपत्ति को ट्रांसफ़र करने की योजना बनाने वालों के लिए इस अधिनियम के प्रमुख पहलुओं को जानना जरूरी है। देखिए, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का स्कोप, यह कानून मुख्य रूप से अचल संपत्ति के एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र करने पर लागू होता है। इसके अलावा यह कानूनों यानी यह कानून लोगों और कंपनियों द्वारा संपत्ति ट्रांसफ़र पर लागू है। हालांकि संपत्ति अधिनियम का ट्रांसफ़र पार्टियों के कामों पर लागू होता है, न कि कानून द्वारा लागू हस्तांतरण पर। और इसके बाद देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लोगों और कंपनियों द्वारा अचल संपत्तियों के ट्रांसफ़र पर लागू होता है। सेल, लीज, गिरवी, एक्सचेंज, गिफ्ट या नीलामी से जुड़े दावों के रूप में ये एक्ट लागू होता है। विरासत, वसीयत, जब्ती, दिवालियापन या हुक्मनामा के जरिए बिक्री को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर नहीं करता। देखिए, संपत्ति का हस्तांतरण क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है। हस्तांतरण शब्द से, यानी जो हस्तांतरण शब्द में बिक्री, गिरवी, पट्टे, नीलामी योग्य दावा, गिफ्ट या एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांसफ़र शामिल है। विरासत, वसीयत, जब्ती, दिवालियापन या हुक्मनामा के जरिए बिक्री को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर नहीं करता। यह कानून न तो वसीयत के माध्यम से संपत्तियों के निपटान पर लागू होता है और न ही संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले से निपटता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के प्रकार देखिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 6 तरह की संपत्ति हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र के बारे में बात की गई है। नंबर 1, बिक्री, लीज, गिरवी, एक्सचेंज, गिफ्ट, नीलामी योग्य दावा। अब बात करते हैं आगे कि प्रॉपर्टी कौन ट्रांसफ़र कर सकता है। देखिए, इस कानून का सेक्शन 7 कहता है कि लोग आपस में कानूनी रूप से प्रॉपर्टी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के योग्य हैं। सेक्शन में लिखा है, हर शख्स कॉन्ट्रैक्ट और संपत्ति का ट्रांसफ़र करने का हकदार है या वह संपत्ति का निपटान करने के लिए खुद अधिकृत नहीं है। वह ऐसी संपत्ति को ट्रांसफ़र करने में सक्षम या तो पूरी तरह, आंशिक रूप से, पूरी तरह से या फिर सशर्त है, जिसे कुछ समय के लिए किसी भी कानून द्वारा अनुमत और एक सीमा तक निर्धारित किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक एक व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और दिमागी रूप से स्वस्थ होना चाहिए ताकि वह कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सके। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत किन संपत्तियों को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बात कर लेते हैं। संपत्ति के मामले में अचल यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में कोई शख्स ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता जिससे उसे भविष्य में विरासत में मिलने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर, राम को उम्मीद है कि उसके मामा जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, वे अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे और वह संपत्ति में अपने अधिकार को अपने बेटे को हस्तांतरित कर देगा, और लेकिन इस लेन देन को अवैध माना जाएगा। देखिए, एक पट्टेदार भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत पट्टे पर दी गई संपत्ति में फिर से एंट्री के लिए, यानी जो फिर से एंट्री के अपने अधिकार को ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। और उदाहरण के तौर पर, राम ने लीज पर एक प्लांट मोहन को दिया और लीज एग्रीमेंट में एक क्लॉज रखा है कि अगर किराया 3 महीने से ज़्यादा भुगतान नहीं किया तो उससे री एंट्री का अधिकार होगा, उसे अकेले ही यह करने का अधिकार होगा। ऐसे में वह
अपने सहयोगी गणेश को री एंट्री करने का अधिकार यानी री एंट्री करने का अपना अधिकार नहीं दे सकता है। कानून की सुविधा अधिकारों के ट्रांसफर पर भी प्रतिबंध है। सुविधा अधिकार का मतलब किसी और की भूमि या संपत्ति का किसी तरह से उपयोग करने का हक। इसमें आने जाने का अधिकार, रास्ता, प्रकाश का अधिकार और पानी का अधिकार इत्यादि शामिल है। उदाहरण के तौर पर मोहन की जमीन पर आने जाने का अधिकार राम के पास है। राम तय करता है कि वह आने जाने का अधिकार गणेश को देगा, क्योंकि यह सुविधा के अधिकार के ट्रांसफर का मामला है, लिहाजा ये गैर कानूनी है। देखिए, एक संपत्ति में किसी के हित को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यानी दोबारा समझें, एक संपत्ति में किसी के हित को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई घर अपने निजी उपयोग के लिए राम को उधार दे रहा है, तो वह मोहन के भोग के अधिकार को ट्रांसफर नहीं कर सकता। भविष्य के रख रखाव का अधिकार केवल उस व्यक्ति के निजी फायदे के लिए है जिससे उसे दिया किया गया है। ठीक, इसलिए यह अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक किराएदार के पास ऑक्यूपेसी का गैर हस्तांतरणीय अधिकार होता है। यह अधिभोग में न तो अपने हितों को अलग नहीं कर सकता और न ही असाइन कर सकता है। इसी तरह अगर किसी संपत्ति का किसान जो राजस्व का भुगतान करने में चूक गया है, वह होल्डिंग में अपने हितों की यानी जो होल्डिंग में अपने हितों को असाइन नहीं कर सकता है। वही कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधन के तहत एक संपत्ति के पट्टेदार का सच है। अब हम बात करते हैं मौखिक समझौते के जरिए संपत्ति का हस्तांतरण। एक्ट के सेक्शन 9 के मुताबिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर मौखिक समझौते के तहत प्रभावित हो सकता है जब तक कि कानून स्पष्ट रूप से यह नहीं कहता है कि लेन देन को खत्म करने के लिए एक लिखित समझौता होना चाहिए। देखिए, अगर अचल संपत्ति की वैल्यू 100 रुपये से कम है तो इस तरह के ट्रांसफ़र किसी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए या संपत्ति के वितरण द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक, हालांकि आमतौर पर जो मौखिक समझौता काम नहीं करता। सिर्फ जो प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले को छोड़कर जहां परिवार के सदस्य एक मौखिक समझौते में जुड़ते हैं और संपत्ति का व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए बंटवारा करते हैं, संपत्ति के एक्सचेंज के लिए अक्सर कानूनी रूप से वैध होने के लिए लेन देन के लिए लिखित समझौते की ज़रूरत होती है। यह बिक्री, गिफ्ट, पट्टे आदि के लिए सच है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, अजन्मे बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, यानी जो बच्चा जन्मा ही नहीं है उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे की जाएगी। अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा पीढ़ियों को ट्रांसफ़र करने की योजना बना रहा है तो उसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों को दिमाग में रखना होगा। यह बाद की अवस्था में कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए अनिवार्य हो जाता है। संपत्ति अधिनियम की धारा 13 और धारा 14 में किए गए प्रावधानों के लिए एक अजन्मे व्यक्ति के नाम पर सीधे संपत्ति का ट्रांसफ़र वैध है, यानी प्रतिबंधित है। ऐसा होने देने के लिए ट्रांसफ़र करने की इच्छा रखने वाले शख्स को पहले इससे उस व्यक्ति के पक्ष में ट्रांसफ़र करना होगा जो ट्रांसफ़र की तारीख पर जिंदा है। फिर आगे बात करते हैं। देखिए, संपत्ति को उस अजन्मे बच्चे के नाम से तब तक निहित करना होगा जब तक वह पैदा नहीं हो जाता। मूल रूप से किसी प्रॉपर्टी में अजन्मे बच्चे के हित को दोबारा समझें, यानी कि किसी प्रॉपर्टी में अजन्मे बच्चे के हित को पूर्व यानी पहले हित से पहले होना चाहिए। ठीक,
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि राम ने अपने बेटे मोहन और फिर अजन्मे पोता को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की योजना बनाई। इस मामले में बच्चा राम के निधन से पहले पैदा नहीं हुआ था, इसलिए ट्रांसफ़र को अवैध नहीं माना जाएगा। ट्रांसफ़र वैध तभी माना जाएगा अगर बच्चा राम के निधन से पहले पैदा हो गया होता। बच्चे के पैदा होने तक प्रॉपर्टी में हित मोहन के पास रहेंगे। देखिए, संपत्ति के ट्रांसफ़र के दौरान विक्रेता की जिम्मेदारियां क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अधिनियम की धारा 54 एक संपत्ति के विक्रेता की जिम्मेदारी के बारे में बताती है। प्रॉपर्टी में किसी भी द्वेषपूर्ण यानी किसी भी दोषपूर्ण सामग्री के बारे में खरीदार को बताना, खरीदार के अनुरोध पर जांच के लिए संपत्ति से जुड़े टाइटल के सारे दस्तावेज मुहैया कराना, और ग्राहक प्रॉपर्टी के टाइटल से जुड़े कोई सवाल करता है तो अपने पास मौजूद सर्वश्रेष्ठ जानकारी मुहैया कराना। जब खरीदार कीमत के संबंध में सही समय या जगह पर भुगतान या राशि के टेंडर को अमल में लाने के लिए कहे तो प्रॉपर्टी के कन्वेंस का निष्पादन करना। बिक्री की तारीख और संपत्ति की डिलीवरी के बीच समय में प्रॉपर्टी और उससे जुड़े दस्तावेजों की देखभाल करना। खरीदार को प्रॉपर्टी की पोजीशन देना और बिक्री की तारीख तक, ध्यान से सुना है, बिक्री की तारीख तक प्रॉपर्टी के मामले में सभी पब्लिक चार्जेस और किराया चुकाना। प्रॉपर्टी पर मौजूद सभी एनकम्बरेंस को चुकाना। अब बात कर लेते हैं संपत्ति के ट्रांसफ़र के दौरान खरीदार के जो कर्तव्य है, इसके बारे में देखिए। विक्रेता को संपत्ति के बारे में किसी भी तथ्य का खुलासा करने के लिए कहना जिसके बारे में खरीदार को पता है, लेकिन यह मानने का कारण है कि विक्रेता को इस बारे में पता नहीं है और उससे किसी हित की वैल्यू और बढ़ जाती है। बिक्री पूरी होने के बाद विक्रेता को पैसे का भुगतान करना। अगर कोई विनाश, चोट या प्रॉपर्टी की वैल्यू में गिरावट जो विक्रेता के कारण नहीं हुई है, उस नुकसान को उठाना। जहां प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अब ग्राहक के पास आ गया है, जिस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक खरीदार के पास चला गया है, उसके सभी सार्वजनिक शुल्क और किराया भरना और किसी भी एनकम्बरेंस के कारण मुख्य मुद्राएं बेची जाती हैं और जिसके कारण संपत्ति बेची जाती हैं और उसके बाद ब्याज देय होता है। अब आगे बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो कुछ तथ्य हैं, यानी कुछ सम फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अस्तित्व में आने से पहले भारत में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र अंग्रेजी कानूनों के जरिए होता था और 17 फरवरी 1882 को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लाया गया। 1 जुलाई 1882 को यह लागू हुआ और इस कानून में 8 चैप्टर्स एंड 137 सेक्शन है। यह मुख्य रूप से चल अचल संपत्तियों के ट्रांसफ़र से संबंधित है, जबकि कुछ खंड चल संपत्तियों से भी जुड़े हैं। फिर आगे इसमें बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अनुबंधों के कानून का एक विस्तार है और पूरे भारत में लोगों के बीच हुए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर यह लागू होता है। बिना वसीयत और वसीयतनामा उत्तराधिकारी से जुड़े कानूनों के साथ यह क्या है, समानांतर है। तो आज हमने बात की कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में डिटेल में